ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रंप का झूठ राग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के दावे को फिर से दोहराते हुए युद्ध के दौरान गिराए गए लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मई से अब तक 60 से ज्यादा बार ये दावा बार बार दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को टैरिफ से सुलझाया है। जुलाई में उन्होंने 5, फिर 7 और अब 8 विमानों को मार गिराने का दावा भी किया है। हालांकि भारत ने संघर्ष विराम में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को हमेशा से नकारा है। शटडाउन से अमेरिका में त्राहिमाम। झूठी तारीफ करने में ट्रंप का ध्यान। भारत पाक सीजफायर का क्रेडिट। से ज्यादा बार बोल चुके झूठ। पांच से बढ़ा 8 किया जेट का नंबर। ट्रंप को हुई है मानसिक गड़बड़। अमेरिका में त्राहिमाम मचा है। शटडाउन की वजह से सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आने की कगार पर है। सरकारी सुविधाएं ठप हो रही। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ऐसे वक्त में भी राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान की जंग को लेकर अपनी बेमतलब टिप्पणी दे डाली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान विवाद की याद आ ही जाती है। वो हर बार इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर और बिना किसी सबूत के बड़े बड़े दावों के साथ उठाते रहते हैं। इस बार ट्रंप ने मई में हुए 3 दिन के सैन्य संघर्ष के दौरान गिराए गए विमानों की संख्या को फिर से रिवाइज किया है। और इस बार भी वो दुनिया को ये याद दिलाना नहीं भूले कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक दबाव डालकर सीजफायर करवाया था। कार्यक्रम भले ही एक बिजनेस फोरम था, लेकिन ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति के लिए हर मंच खुद ही तारीफ करने और अपनी वार स्टॉपर छवि दिखाने का मौका होता है। मियामी में आयोजित अमेरिका बिजनेस फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि 7 से 10 मई के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 8 विमान मार गिराए गए थे। अब ट्रंप ने कहा है कि आप जानते हैं कि मैं दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते के बीच में था। फिर भी मैंने अखबार में पढ़ा है कि वे युद्ध की तैयारी में हैं। 7 विमान गिराए गए हैं और 8वां पूरी तरह क्षतिग्रस्त था, यानी कुल मिलाकर 8 विमान गिराए गए। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप 60 से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान संघर्ष में शांति स्थापित करने का श्रेय खुद को दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि गिराए गए विमान किस देश के थे। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि 5 विमान गिराए गए थे। कुछ महीने बाद उन्होंने संख्या बढ़ाकर 7 कर दी। अक्टूबर में टोक्यो में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखते हैं तो वे आमने सामने थे। 7 नए सुंदर विमान गिराए गए थे। हालांकि भारत ने स्वीकार किया है कि उसे नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन साथ में ये भी खुलासा हुआ है कि अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 समेत पाकिस्तान के 8 से 10 लड़ाकू विमान जमीन और हवा में नष्ट कर दिए। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दावे का भारत पहले ही खंडन कर चुका है। भारत की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि 10 मई को पाकिस्तानी कमांडरों की ओर से अपने भारतीय समकक्षों से आक्रमण रोकने की अपील के बाद भी युद्ध विराम हुआ है। बावजूद इसके ट्रंप अपने दावे को दोहराने से नहीं रुके।
वो मई से ही ये दावा दोहरा रहे हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हुए। याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसका बदला लेते हुए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमला किया। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके में 9 आतंकी शिविरों को तबाह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मार्च 2026 को देश में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में सभी 7 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की और इसी के साथ तमाम सियासी दल नेपाल की सत्ता पर फिर से काबिज होने लगे। तमाम दांव पेच आजमाने लगे जिन केपी ओली को युवा प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू से भागने पर मजबूर कर दिया था, उनके राजनीतिक दल ने 10 और वामपंथी पार्टियों को अपने पाले में लाकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले अगले चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया है। मतलब साफ है कि पुराने नेता नए नाम के साथ दोबारा से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। वहीं जनरेशन जेड प्रदर्शन के 2 महीने बाद नेपाल के गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 141 कुख्यात अपराधी इस आंदोलन में शामिल थे और जिनके कारण ही हिंसक घटनाएं और इन्हीं हिंसक घटनाओं की वजह से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक केपी ओली के खराब प्रशासन के कारण तख्ता पलट से कोई भी किसी भी तरीके की वास्ता नहीं था। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। नेपाल में अगले साल आम चुनाव। वामपंथी पार्टियों ने चला नया दांव। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का बैनर। दस वामपंथी पार्टियां हुई एकजुट। अपराधियों पर हिंसा का ठीकरा। जेनजी विरोध नजरअंदाज किया। नेपाल में सितंबर 2025 में जनरेशन जेड के आंदोलन ने केपी शर्मा ओली की सरकार पलट दी। हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने घर से भागना पड़ गया था। लाखों करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्तियां जला दी गई। वहीं अब इस आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने जेनजी आंदोलन को लेकर जो नई रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा गया है कि आगजनी और हिंसा की जो घटनाएं घटी, उसके पीछे नेपाल के कुख्यात अपराधी थे। केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद हिंसा और प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने 375 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 100 से ज्यादा लोग काठमांडू घाटी से पकड़े गए थे। इसके अलावा मधेश प्रांत से 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2 भारतीय भी हिंसा में शामिल थे। अब नेपाल की सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें कहा गया है कि गिरफ्तार 375 उपद्रवियों में से 141 तो कुख्यात अपराधी हैं। काठमांडू पुलिस ने इन सभी अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी जारी की है। 9 सितंबर को जनरेशन जेड यानी कि जेनजी ने नेपाल में विद्रोह का बिगुल फूंका था। जनरेशन जेड के प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया बैन होने से नाराज थे। धीरे धीरे आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। 10 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने संसद और नेपाल के पीएम हाउस को फूंक दिया।
नेपाल के सिंह दरबार को भी प्रदर्शनकारियों ने जला डाला। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ओली के इस्तीफा देने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हो गए। बाद में सेना की पहल पर सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल में कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ। कार्की सरकार का मुख्य काम नेपाल में आम चुनाव कराना है। नेपाल में मार्च 2026 में आम चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट ने नेपाल की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। नेपाल की बड़ी पार्टियां पहले से ही जेन-ज़ी आंदोलन पर सवाल उठा रही थी। अब इस रिपोर्ट ने उन दलों को और ज्यादा मौका दे दिया है। वहीं नेपाल में सीपीएन समेत 10 वामपंथी दलों ने मिलकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ये फैसला आम चुनाव से पहले किया गया है। दावा है कि नई पार्टी का लक्ष्य भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ना है। आपको बता दें, पुष्प कमल दहल प्रचंड नई पार्टी के समन्वयक होंगे। पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवाद को अपनी विचारधारा बनाएगी। प्रचंड ने इस एकता को ऐतिहासिक बताया है। वहीं अगले साल के 5 मार्च को निर्धारित आम चुनावों से पहले नेपाल के लोगों में विधायक, सांसद और मंत्री बनने की गहरी चाहत जाग उठी है। ऐसे में इस बार नेपाल चुनावों में भाग लेने के इरादे से 17 नए राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल किए हैं। इनमें से 2 नए दलों ने दावा किया है कि जेन-ज़ी के उन प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने पिछले महीने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका था। आपको बता दें कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पिछले महीने केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौडेल ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था और नए चुनाव 5 मार्च 2026 को कराने की घोषणा की। इन नए आवेदनों के साथ ही चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की कुल संख्या बढ़कर 124 हो गई थी। पदस्थ प्रधानमंत्री और सीपीएन यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने पहली बार जेन-ज़ेड विरोध प्रदर्शनों में शामिल युवाओं को संबोधित किया है। ओली ने दावा किया है कि वो शिवपुरी में एक सुरक्षित सैन्य घेरे में है। इससे पहले आशंका जताई जा रही थी कि ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। उनके दुबई जाने की अटकलें थी। उन्होंने एक लिखित संदेश के माध्यम से नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों पर दुख जताया है। ओली ने लोगों से शांति की अपील की है और सभी पक्षों से बातचीत का आह्वान भी किया है। ओली ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में अपनी जान गंवाने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए खुद का कोई बच्चा ना होने का जिक्र किया। ओली ने कहा कि नेपाल की कठिनाइयों से लड़ते रहने की वजह से उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। खुद को निर्दोष बताते हुए केपी ओली ने कहा कि उनके प्रशासन में कोई गोली नहीं चलाई गई और शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र किया। हालांकि षड्यंत्रकारी सोच को फिर उजागर करते हुए केपी ओली ने विवादित लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर नेपाल के दावे को दोहराया। नेपाल के भगोड़े नेता ने विरोध प्रदर्शनों के पीछे की ताकतों पर विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवा प्रदर्शनकारियों का शोषण करने का भी आरोप लगाया। केपी ओली से सत्ता छिन चुकी है, लेकिन कुर्सी का मोह अब भी उनके दिल से नहीं निकल रहा है। इसी का नतीजा है कि पूरे देश को आग में झोंककर फरार हो जाने वाले केपी ओली अब भी जहरीली भाषा ही बोल रहे हैं। नेपाल के युवाओं ने उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भीषण आंदोलन छेड़ा और अब जान बच जाने के बाद ओली उन्हीं नौजवानों को फिर से गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।